आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एक स्टोरी दिया गया है हेलमट नाम के लड़के का। ये जो स्टोरी है ये इंस्पायर है हेलमट हम्बर्ग नाम के इस लड़के से, जो कि रियल लाइफ में था। इसने क्या किया था, सबसे पहले नाजी गवर्नमेंट के जो भी प्रोपेगेंडा है या जो लाइज लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी, जिसके लिए इसको पकड़ के नाजी गवर्नमेंट के द्वारा पनिशमेंट भी दिया गया था और काफ़ी यंग एज में ही इसका डेथ हो गया। इसके बारे में और जानना है तो इस पर एक मूवी भी बनी है जो हाल में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है ट्रूथ एंड टीयरसन, जिसे आप देख सकते हैं ना। कहानी में क्या दिया गया है, कहानी में ये दिया गया है जो हमारा हेलमेट है, स्प्रिंग 1945 का टाइम चला। 11 ईयर ओल्ड ये जर्मन बॉय है और ये सुनता है कि इसके पिताजी या माता पिता सीरियस टोन में बात कर रहे हैं कि हमें भी अब सुसाइड कमिट करना पड़ेगा। इसके पिताजी जो कि फिजिशियन रहते हैं नाजी गवर्नमेंट में, और वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो जूस के साथ किया है उसका बदला एलाइज पावर लेकर के रहेगा। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे हेलमेट के पिताजी हेलमेट और उसकी माँ को लेकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके अगले ही दिन उसके पिताजी अपने आप को गोली मार लेते हैं ऑफिस में ही। जब ये चीज़ 11 ईयर ओल्ड हेलमेट देखता है तो ये बिल्कुल ट्रॉमा में चला आ जाता है और ये डरने लगता है कि कहीं इसकी माँ इसे भी पॉइजन दे के मार न दे। इसके चलते वो रिफ्यूज़ कर देता है घर का खाना खाने के लिए करीब 9 सालों तक। तो हम लोग देखेंगे आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हेलमेट के जो पिताजी है उनको अपने आप को मारना पड़ गया। तो जब हम लोग बात करेंगे 1945 का, तो जर्मनी ने जब सरेंडर किया था एलाइज पावर को, तो जो हिटलर था, हिटलर और उसके जो मिनिस्टर थे, ये है आपका हिटलर, ठीक है, और इसके जो मिनिस्टर्स थे गोबेल्स, ठीक है, लेफ्ट साइड में है आपका गोबेल्स। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बर्लिन के एक बंकर में सुसाइड कमिट कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि एलाइज पावर ने एक ट्रायल चालू किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड होने के बाद, जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा न्यूरम्बर्ग में स्टार्ट किया गया था। जितने भी नाजी ने वार क्राइम्स किए थे, क्राइम अगेंस्ट पीस, वार क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सभी को लेकर के क्राइम अगेंस्ट पीस करने का मतलब ये है जो वर्ल्ड वॉर और सेकंड के दौरान जो हिटलर ने क्या किया था, जो युद्ध स्टार्ट किया था पोलैंड के साथ, ठीक है, वो जो बिना अनजस्ट रीज़न के। दूसरा वार क्राइम्स, जितने भी हमारे प्रिजनर्स या वार सोल्जर्स होते हैं या जो सिविलियंस होते हैं उनके साथ इनलीगली जो भी एक्ट किया जाता है, जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया, टॉर्चर हो गया या स्टारवेशन जैसे ये जो क्राइम किए जाते हैं, इन सभी को हम लोग वार क्राइम्स कहते हैं। और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जब भी बात ह्यूमैनिटी की अगर आ रही है तो कुछ बड़ा ही किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मेनली आपको जीनोसाइड देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है मास मर्डर। हिटलर ने क्या किया था, 6 मिलियन ज्यूइश, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश और 70,000 इवन जो जर्मन्स, कैसे जर्मन जो डिसेबल्ड थे, फिजिकली फिट नहीं थे या मेंटली फिट नहीं थे, उन्हें भी इसने मार दिया था। तो ये एकदम ही इनह्यूमन काम था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, जिसका पनिशमेंट के डर से हिटलर ने क्या किया था, अपना जो मिनिस्टर है गॉबल्स इसके लेफ्ट में, उसके साथ इसने बर्लिन के बंकर में क्राइम सुसाइड कमिट कर लिया था। ये जो ट्रायल यहाँ पे अभी बात किया गया, जो चलाया गया था न्यूरेमबर्ग में, जिसको कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी कहा जाता है, इसमें इस ट्रायल के अंतर्गत क्या हुआ, इस ट्रायल के अंदर अगर दोषी पाया गया, जो टॉप 11 लीडर्स थे उनको डेथ की सज़ा दी गई और बाकी अदर्स को लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट दे दिया। हालांकि ये जो पनिशमेंट इस ट्रायल के दौरान दिया गया था ये ज़्यादा हार्श नहीं था, ठीक है, ज़्यादा कठिन पनिशमेंट नहीं था। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी को इतना ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया था, जिसके कारण ही राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मनी हुआ था। तो फिर से कोई नाजी पार्टी ना खड़ा हो जाए, इसलिए इस बार जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो पनिशमेंट दिया गया था वो ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दिया गया। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ ही क्या था, जिसके कारण नाजी पार्टी का राइज हुआ था। तो जब हम लोग बात करेंगे
हमारे नेक्स्ट टॉपिक की है, जो कि है बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जो इम्पीरियल जर्मनी था, ठीक है, वो चेंज होकर पार्लियामेंट्री पार्टीज ले चुके थे। और मतलब जो वहाँ का जो राजा था जर्मनी का, इम्पेरर काइजर विलियम सेकेंड, कौन था? जो जर्मनी का जो इम्पेरियल किंग था, जिसका नाम था काइजर विलियम सेकंड, उसके जगह किसने लिया? पार्लियामेंट्री पार्टीज ने लिया और इन्होंने एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। ये जो पार्टी थी, इसका फॉर्मेशन वाइमार में हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको वाइमार रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो ये रिपब्लिक क्यों कहा गया? रिपब्लिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेस्ड था डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, जैसे कि आपका हो गया पहला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, वन वोट वन वैल्यू। उसके अलावा आपका हो गया फेडरल स्ट्रक्चर। तो इन सभी वैल्यूज़ या फिर जो वोटिंग राइट्स तुम्हारा वोमेन को दिया गया था, इन सभी चीज़ों के होने के कारण इसे रिपब्लिक कहा गया। मेनली ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है। तो नया जो जर्मन पार्लियामेंट जो बना, जिसको राइक्सटैग भी कहा जाता है, वो इक्वल और यूनिवर्सल वोट कास्ट देता था, इंक्लूडिंग वोमेन, जैसा कि मैंने कहा। तो ये जो वाइमार रिपब्लिक बनता है, तो ये क्या करता है? ये एक पीस ट्रीटी साइन करता है, किसके द्वारा? एलाइड पावर के साथ। किसके साथ? एलाइड पावर के साथ ये एक पीस ट्रीटी साइन करता है, जिसको कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस भी कहा जाता है। और ये जो ट्रीटी था, ये बिल्कुल ही हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग था जर्मन्स के लिए। कैसे ये हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग था? इस ट्रीटी के जरिए पहले बार जर्मनी क्या करता है? लॉस्ट कर जाता है अपना ओवरसी पॉपुलेशन, ओवरसी कॉलोनीज, ठीक है। उसके बाद 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। उसके बाद 13% ये लॉस्ट करता है क्या? लैंड 13% अपना टेरिटरी लॉस्ट करता है, 75% आयरन लॉस्ट करता है, 26% ये एक कोल रिच करता है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये एलाइड पावर के जो कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियाना, इन सभी में आपस में बांट लिया जाता है। उसके अलावा इसको पे करना पड़ता है एलाइड पावर को, कितना? 6 बिलियन, ठीक है, 6 बिलियन पैसा इसको वो पे करना पड़ता है एज ए वार कंपनसेशन। उसके अलावा इससे इसका जो रिसोर्स रिच एरिया है, जिसको राइनलैंड कहते हैं, वो भी इससे छीन लिया जाता है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो जर्मनी अपना जितने भी इसके वाइटल रिसोर्सेज होते हैं, वो ये लॉस्ट कर जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि लोगों के बीच में गुस्सा हो जाता है। लोग ये वाइमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जर्मनी की हार के लिए, और ये जो वो ट्रीटी किया था उसको एकदम ह्यूमिलिएटिंग मानते हैं ना। आगे हम लोग देखेंगे ये जो वार हुआ था उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो वार का अगर हम लोग फाइनेंशियल इफेक्ट देखते हैं और साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, तो फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंशियल इफेक्ट यही है कि जो पहले क्रेडिटर था वो अब डेब्टर में, यानी जिसके पास पहले पैसा था, अब वो उसको खुद पैसा लेना पड़ रहा है। दूसरा, पॉलिटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो वाइमार को ही ब्लेम किया जाता है, वाइमार को ही ब्लेम किया जाता है ये जर्मनी के हार के लिए। और जो भी वाइमार को सपोर्ट करते हैं उसको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वाइमार का जो फॉर्मेशन हुआ था वो मेनली नवंबर में हुआ था, इसलिए इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा था। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो भी सिनेरियो वर्ल्ड वार के दौरान जो हुआ था उसका डीप इम्प्रिंट पड़ा था लोगों पे। वो स्ट्रेस में चले गए थे और लोग क्या हो रहे थे? लोग बिल्कुल ही एग्रेसिव हो रहे थे, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें अब रिवेंज चाहिए था।
तो अब उन्हें रिवेंज जब चाहिए तो जो सोसाइटी है वो क्या करती है, सोसाइटी मैन को एज ए एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन दिखाना यानी पब्लिसिटी करना स्टार्ट करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है सोल्जर लाइफ को, जो हमारा सोल्जर का लाइफ होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब मस्कुलिन और स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव करने का मतलब है कि वो बिल्कुल ऐसा, यहाँ दिख रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा वो शो करना चालू करते हैं, क्योंकि रिवेंज लेना है तो उसको स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एग्रेसिव रहना होगा। वो प्रमोट करते हैं ट्रेंच लाइफ को, जैसे कि यहाँ दिख रहा है जो एक सोल्जर है ये आपका एक ट्रेंच जैसा बन जाता है, ठीक है, और यहाँ मेनलैंड है तो वो इसी में रहते हैं। तो वो ट्रेंच लाइफ को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण उनका मानना था कि जो ट्रेंच लाइफ में रहते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। परंतु असलियत बिल्कुल ही अलग थी। जो ट्रेंच लाइफ में जो सोल्जर रहते हैं उनका आप स्थिति देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। उसके अलावा उनको हर टाइम खाने का भी शॉर्टेज हुआ करता था, कभी कभी तो उन्हें रैट्स वगैरह भी परेशान किया करते थे। उसके अलावा जान का भी खतरा रहा करता था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो खड़े होते थे तो हो सके उनको हेडशॉट भी लग सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंच लाइफ था जो वैसा उन्होंने प्रमोट किया था वो किसी भी तरह से ग्लोरियस नहीं था, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं कैसा था, मिजरेबल लाइफ था, ठीक है। उन्हें ट्रेंच में जो रहना पड़ता था, रैट्स फीडिंग करना पड़ता था ऑन कॉप्स, या फिर पॉइजनस गैसेस, या फिर जो आर्म्स एमिनेशन उसका भी उन लोगों को क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। आगे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का, तो हम लोग देखते हैं कि ये रेडिकल का मतलब क्या होता है। रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब ही होता है कि जो हम लोग सडन चेंज चाहते हैं, सडन चेंज इन सोसाइटी, और इज्म जहाँ लग गया वहाँ क्या हो गया, एक आइडियोलॉजी आ गया। जो सडन चेंज इन सोसाइटी, इस आइडियोलॉजी को जो यानी इस चीज़ को फॉलो करते थे वो ऐसे लोगों को रेडिकलिज्म कहा जाने लगा। तो जब हम लोग बात करेंगे वहाँ जर्मनी का, तो वहाँ पे दो टाइप के आपके रेडिकल देखने को मिलते हैं। जर्मनी में मेनली दो टाइप के आपको रेडिकल देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे एक रेडिकल आपका हो जाता है लेफ्ट का और एक हो जाता है राइट का। लेफ्ट वाले जो रेडिकल रहते हैं वो कहलाते हैं स्पार्टकिस्ट लीग, और राइट वाले जो रहते हैं वो कहलाते हैं मिलिटेंट नेशनलिस्ट। तो ये जो स्पार्टकिस्ट लीग थे ये मेनली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चाहते थे, और ये जो थे ये जर्मनी का प्राइड वापस लाना चाहते थे। तो ये नाजी गवर्नमेंट ये आगे जा कर के बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म अगर हमको देखने को मिलता है तो ये मेनली किसके बीच में, ये एक वाइमार रिपब्लिक और स्पार्किस्ट के बीच में मिलता है, जो कि मैंने अभी कहा ये क्या था, ये आपका कम्युनिस्ट था और ये डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बेस्ड था। तो इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, ये टसल देखने को मिलता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस का। अब देखिए अब बात ये रहा कि ये इन दोनों में लड़ाई होता क्यों। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ आपके हो गए स्पार्टकिस्ट, एक तरफ आपका स्पार्किस्ट लीग हो गया वर्सेस वेमार रिपब्लिक। तो ये कम्युनिस्ट है और ये डेमोक्रेटिक है। तो कम्युनिस्ट में कोई रिच और पुअर नाम का शब्द नहीं होता, सभी इक्वल होते। तो जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में कैपिटलिस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, यानी अपर और मिडिल बिजनेसमैन सभी होते हैं। परंतु यहाँ क्या होता है, कोई रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये वन पार्टी गवर्नमेंट होता है और ये मल्टी पार्टी होता है।
तो जाहिर सी बात है जो कैपिटलिस्ट लोग रहेंगे वो ये जो रिच एंड पुअर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, डिफीट करेंगे, ठीक है, डिफेंड करेंगे। क्योंकि ये पैसा कमाते हैं तो ये नहीं चाहेंगे इनका पैसा छीन करके गरीबों में बांट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के ये जो स्पार्टकिस्ट लीग था और जो वाइमार रिपब्लिक था इन दोनों के बीच में टसल चलता रहता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्राइसिस का। तो जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्राइसिस का तो इसमें देखते हैं इसके मेन दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है वार लोन्स आपका हो गया, जो जर्मनी ने लड़ने के लिए क्या लिया था, वार लोन्स लिया था। दूसरा जो उसको देना पड़ रहा था वार कंपनसेशन, और ये सारी चीज़ वो किस में दे रहा था, गोल्ड में दे रहा था, जिसके कारण उसका गोल्ड रिजर्व क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होते जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि उसके अलावा क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जब जर्मनी ने 1923 में रिफ्यूज कर दिया ये जो वार कंपनसेशन है उसको वो पे करना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फ्रेंच ने क्या किया, इसका जो इंडस्ट्रियल एरिया है रूहर उसको क्या कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। रूहर का एरिया इसका ऑक्युपाइड कर लिया। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे रूहर का इलाका मेनली इस साइड है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो रूअर का जो कि तुम्हारा क्या था, रिसोर्स रिच एरिया था, उसको क्या करता है वो ले लेता है। तो अब जर्मनी का एक तो पैसा जा रहा है, गोल्ड जा रहा है, ऊपर से इसका क्या हो रहा है, इसका रिसोर्स भी शॉर्टेज कर रहा है। तो इन दो कारणों के कारण क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ का सिचुएशन देखिए, हालात क्या है जर्मनी में। जर्मनी में एक तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है, प्लस आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये दोनों जब सिचुएशन आता है तो जर्मनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, जर्मनी का रिस्पॉन्स क्या रहता है, जर्मनी में का हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे तो जो वर्कर्स रहते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं टू वर्क इन कोऑपरेटिव्स ऑफ फ्रेंच, ठीक है, जो फ्रेंच वगैरह के जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे उसमें रिफ्यूज कर देते हैं वर्क। और जर्मनी का एक इकोनॉमिस्ट क्या करता है, ये सजेस्ट करता है कि पैसा प्रिंट करें। क्यों, क्योंकि इनको तो अब सैलरी पे करना है, ठीक है, तो सैलरी पे करना है, पैसा नहीं है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंट मोर मनी। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं, किसके लिए, पे सैलरीज। और ये जो मनी जो प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये जो मनी ये प्रिंट करते हैं ये बिल्कुल रेकलेसली प्रिंट कर देते हैं, अंधाधुंध प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये होता है कि मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन की जब हम लोग बात करें तो ये मेनली अनकंट्रोल इन्फ्लेशन है, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। जब मार्केट में क्या होता है कि चीज़ों का दाम अचानक से बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हो चीज़ ये रहा है कि लोग हैं, लोगों के पास पैसा तो बहुत सारा है, परंतु जो मार्केट में जो आइटम है वो क्या हो गया, इसका शॉर्टेज हो गया। जब मेन बेसिक प्रोडक्ट्स का ही शॉर्टेज हो गया, पैसा बहुत है परंतु क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स का आपका शॉर्टेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो आइटम है इसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जर्मनी में ऐसा कंडीशन आ गया था कि लोगों ने क्या किया, पैसा तो बहुत छापा, ये आप देख सकते हैं, पैसा तो उन्होंने बहुत छापा, परंतु पैसा अब इतना ज़्यादा छाप लिया कि सभी के पास पैसा है। तो वहाँ पे क्या आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन आया। जो बेसिक चीज़ें वो लेने जाते थे, ठीक है, उसका भी दाम क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा था। ये आप देख सकते हैं कार्ट में कैसे पैसे लेके जा रहे हैं एक ब्रेड के पीछे इसको लाने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का ये सिचुएशन आपका आ जाता है।
ठीक है, तो अब हाइपर इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। और जो जर्मनी का जो मार्क रहता है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा जब प्रिंट होंगे तो जर्मनी का क्या रहेगा, जो करेंसी था वहाँ का, जिसका नाम क्या है मार्क, वो क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है। और चीज़ों का जो दाम है बहुत से ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को एक ब्रेड भी खरीदने के लिए एक काट लो, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, लेके जाना अब पड़ता है। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन का जब सिचुएशन आ जाता है तो इससे इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि लोग का जो ध्यान है इसके तरफ जाता है। ठीक है, लोग इसको सिंपैथी शो करते हैं। और सबसे पहले जो आता है वो आपका यूएसए यानी अमेरिका आता है, जो कि एक डावेस प्लान लेकर के आता है। अब ये डावेस प्लान क्या था, अब हम लोग बात करेंगे ये डावेस प्लान का। तो ये अमेरिका के द्वारा जो डावेस प्लान था, अमेरिका के द्वारा 1924 में मेनली ये लाया गया था। इसका मेन एम ही था रिकवरी करना इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। तो ये जो डाविस प्लान आता है ये रिकवरी करता है, कैसे कैसे ये रिकवरी करता है जर्मनी का, ये तुम आपका शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है जर्मनी को। इसलिए ये जो प्लान था इसको ये भी कहा जाता है क्या, बिल्ट ऑन सैंड, बिल्ट ऑन सैंड। क्यों, क्योंकि ये आपका एक तरह से टेम्प्रोरी मेथड हो गया, टेम्प्रोरी ही ना हुआ। अभी अमेरिका का मन कर रहा है तो ये लोन प्रोवाइड कर रहा है जर्मनी को। बाद में अगर कोई क्राइसिस आगे हम लोग देखेंगे जब आएगा तो ये क्या करेगा, लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसीलिए इसको बिल्ट ऑन ऑन सैंड कहा गया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म यानी टेम्प्रोरी ही है। तो समय आता भी है, समय आपका आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ईयर ऑफ डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन में हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें मेनली होता क्या है, अभी डाविस प्लान के जरिए क्या होता है, जर्मनी में इन्वेस्टमेंट आ जाता है और इंडस्ट्री रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। ये शॉर्ट टर्म लोन मेनली यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, टोटली उसी पे डिपेंडेंट था, इसलिए इसको बिल्ट ऑन सैंड, बिल्ट ऑन स्टोन सैंड भी कहा जाता है। लेकिन जब समय आता है तो 1929 का, तो वॉल स्ट्रीट हम देखेंगे ये क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। अब जब वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाता है तो इसका दो इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो यूएसए पे पड़ता है, दूसरा पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। यूएसए पे क्या पड़ता है, वहाँ का फैक्ट्रीज वगैरह शट डाउन हो जाता है, एक्सपोर्ट गिर जाता है, अप्रॉक्स आपका जो इसका नेशनल इनकम है वो 50% तक चला आता है, मार्केट सारे क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो जर्मनी को लोन दे रहा होता है यूएसए, वो बंद कर देता है। दूसरा इम्पैक्ट तुम्हारा जर्मनी के इकोनॉमिक पर भी पड़ता है। जर्मनी पे कैसे बनता है, जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो गिर करके 40% तक आ जाता है। ठीक है, 40% तक आ जाता है। यहाँ भी जो वर्कर्स लॉस्ट कर जाते हैं जॉब्स, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेजेस दिया जाता है। अप्रॉक्स 6 मिलियन जो पीपल होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अचानक से क्या होता है, क्राइम रेट जो होता है जर्मनी में इंक्रीज कर जाता है। पीपल को काम करने का इच्छा तो रहता है लेकिन उनके लिए कोई काम ही नहीं रहता है। जो बिजनेस यानी जो मिडिल क्लास वाले जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनका सेविंग्स ख़त्म होने लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी गरीब होते जा रहे हैं। तो वो जो एनेक्सिटी यानी जो वो फीलिंग रहता है उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जाता है। उसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो जो पीजेंट्स वगैरह रहते हैं, जो पीजेंट्स रहते हैं उनका क्या होता है, वो भी बुरी तरह से इससे इफेक्ट होते हैं। उनका एग्रीकल्चर प्राइस क्या कर देता है, डाउन कर जाता है। जो वोमेंस रहते हैं वो अपने बच्चों को क्या करती है, स्टोमच भी फिल अप नहीं कर पाती है। यानी टोटली हम देखें तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो वाइमार जो रिपब्लिक रहता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि उसके दो कारण थे। वाइमार रिपब्लिक का जो इन अनस्टेबिलिटी था उसके दो कारण थे। पहला जो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी ही अटेंड नहीं कर पा रहा था। बार बार कोलिएशन यानी जब दो पार्टी मिल करके गवर्नमेंट बना रही थी बार बार, और ठीक है, जिसके कारण एक पार्टी नहीं रहने के कारण कोई भी पॉलिसी ठीक से लग नहीं पा रहा था। दूसरा था आर्टिकल 48 जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सिविल राइट को सस्पेंड कर सकता है बाय ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर देगा। इन दो कारणों के कारण आप देखेंगे कि वाइमार
रिपब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे थे कि कोई गवर्नमेंट टिक ही नहीं पा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 239 डेज ही ये टिक पा रहा था। तो वो क्या, कहाँ से लोगों के जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस या जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहाँ से ला पाएगा। ठीक है, तो लोगों का धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉन्फिडेंस ये जो वाइमार रिपब्लिक था उससे हटता जा रहा था। आगे हम लोग देखेंगे हिटलर राइज टू पावर। तो सबसे पहले हम लोग हिटलर को समझेंगे। तो हिटलर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, 1889 में आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसका जवानी गरीबी में बीता। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इसने अपना नाम आर्मी में मेंशन किया। स्टार्टिंग इसने क्या किया, एज ए मैसेंजर वॉयस, जो कि क्या करता था, फ्रंट लाइन पे मैसेज पहुंचाता था। देन इसको क्या किया गया, इसको प्रमोट करके कॉर्पोरल बना दिया। कॉर्पोरल क्या होता है, ये मेनली एक ऑफिसर होता है जो एवब होता है किससे, सोल्जर से, जनरल सोल्जर से। और इस ऑफिसर के अंडर में 5 to 10 मैन वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसको प्रमोट करके कॉर्पोरल बनाया जाता है। उसको ब्रेवरी का मेडल भी दिया जाता है। जर्मनी का फिर क्या होता है, आगे डिफीट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होता है, जो कि हिटलर को ज़्यादा फ्यूरियस बना देता है। 1999 में हिटलर क्या करता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है, जिसको बाद में वो धीरे धीरे टेक ओवर करके उसका नाम बदल कर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर कर देता है, जो अभी के टाइम में क्या नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर 1923 का समय आता है। हिटलर प्लान करता है वेरिविया को कंट्रोल कर लेने का, परंतु वो जब बर्लिन में मार्च करता है तो वो फेल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको देशद्रोह का सज़ा दे करके जेल भेजा जाता है। बाद में जब वो रिलीज़ होता है तो वो कुछ इफ़ोर्ट्स करता है। बाद में जब वो रिलीज़ होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रगल करता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि वो पावर में आता है। मेनली अगर हम देखें तो 1928 के बाद और 1933, ठीक है, 2 इलेक्शन होते हैं। तो 1923 वाले इलेक्शन में उसको 2.6% ही वोट देखने को मिलता है। वहीं 1932 वाले इलेक्शन में उसको 37% वोट देखने को मिलता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है इसमें हम लोग देखेंगे, इसी में हिटलर का राइज ऑफ हिटलर होता है। तो वह कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तो इसका पहला जो रीज़न रहता है, इसका जो पहला अगर हम लोग रीज़न देखें तो पहला रीज़न रहता है ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन रहता है उसके एक कारण होता है। दूसरा जो नाजी प्रोपेगेंडा रहता है उसके कारण होता है। जो नाजी अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है, वो यहाँ भी आपको दिख सकता है उसके रैलीज वगैरह में, जो ये स्वास्तिक सिंबल सबका जो यूज कर रहा है, ये सब भी प्रोपोगेंडा कहीं एक है। तीसरा जो कारण रहता है वो हिटलर खुद रहता है। क्यों, क्योंकि वो एक पावरफुल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल दीजिए, जो कि लोगों को विश्वास दिलाता है कि वही लोगों का क्या है, सेवियर है। ठीक है, वो आएगा तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इन सभी कारणों के कारण भी क्या होता है, जो हिटलर जहाँ पे स्टार्टिंग में जिस पार्टी को 2.6% वोट मिलता है, वहीं बाद में जाके 37% वोट दे करके लार्जेस्ट पार्टी बना दिया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि वो प्रोपेगेंडा यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो क्या क्या करता था, बड़ी बड़ी रैलीज वगैरह अभी हिटलर करता था। जैसे उसके रैलीज का आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेनली देखिए यहाँ पे सैल्यूट्स वगैरह किया जा रहा है, लोग ओट्स ले रहे हैं। यहाँ पे परेड वगैरह हिटलर और कराता था। बड़ी बड़ी जो ये रैलीज वगैरह जो चल रही है, मास मोबिलाइजेशन जो ये किया जा रहा है, तो ये सारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सारे जो जितने भी टैक्टिक्स वो अपना रहा है, वो सारे टैक्टिक्स वो अपने प्रोपेगेंडा के खिलाफ ही अपनाता था। उसका आइडियोलॉजी ही नेशनलिज्म और रेसिज्म पे मेनली बेस रहता था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को वो दिखा करके, भव्य तौर पे दिखा करके लोगों का क्या हुआ, सपोर्ट गेन किया, जिसके कारण हिटलर पार्टी में आपका आया ना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे, अच्छा स्पीकर कैसा रहा। स्पीकर में अगर हम लोग देखते हैं तो वो प्रॉमिस करता है, किस चीज़ का प्रॉमिस करता है,
वो प्रॉमिस करता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, उनके अच्छे दिन लाएंगे, उनके फ्यूचर्स को सिक्योर कर देगा। उसके अलावा जो फॉरेन इन्फ्लुएंस रहेगा या फॉरेन कॉन्स्पिरेसी रहेगा उसको वो हटा देगा। जिसके तहत वो क्या करता है, जैसा अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये परेड वगैरह का जो सीन है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो मास मोबिलाइजेशन करता था, बड़ी बड़ी रैली जैसा कि वीडियो में मैंने देखा है वो निकालता था और लोगों को क्या करता था अपने तरफ लेता था। रेड बैनर्स हो गए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्वास्तिक का है, ठीक है। इन सभी सिंबल्स का वो इस्तेमाल करता था अपने प्रोपेगेंडा में। नाजी सैल्यूट हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों का वो अपने प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करता था मासेस को मोबिलाइज करने के लिए। और वो कहता था, मोटिवेशनल स्पीकर ही था, वो कहता ही था कि वो आपका डिग्निटी और प्राइड को क्या करेगा, वापस ला देगा। तो इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, हिटलर जो कि स्टार्टिंग में 2.6% वोट मिलता है, बाद में 37% उसको वोट मिलता है, और वो क्या होता है, पार्टी में आता है। जब वो पार्टी में आता है तो उसका पहला ही काम रहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 48, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी 1933 का टाइम रहता है। प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग, कौन है भाई प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है हमारे प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग जो कि जर्मनी के थे, देख सकते हैं हिटलर। तो प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग क्या करते हैं, ये जो हमारे प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग है ये क्या करते हैं कि ये हिटलर को एज ए चांसलर, क्या एज ए चांसलर, जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर देते हैं, चांसलरशिप दे देते हैं। तो जब हिटलर को चांसलरशिप मिलता है जो कि हाईएस्ट पोजीशन रहता है उस समय मिनिस्ट्रीज़ में, तो ये क्या करता है, ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर देता है जिस तरह से वो डिसमेंटल कर सके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है मिस्टीरियस फायर, आपका जर्मन पार्लियामेंट में लगता है। जब जर्मन पार्लियामेंट में मिस्टीरियस फायर लगता है तो उसके बाद हिटलर क्या करता है, हिटलर एक फायर डिग्री, अभी मैंने बोला डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर इशू करता है जिसके तहत क्या किया जाता है, आर्टिकल 48 मैंने बताया था। आर्टिकल 48 वाइमार रिपब्लिक का जो था, जिसके तहत बिना पार्लियामेंट के भी कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है जो कि सिविल राइट को सस्पेंड करेगा, वही यहाँ करता है। एक ऑर्डर करता है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और असेंबली तीनों को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, जो कि मेनली सिविल राइट्स रहते हैं। जो कि जब सस्पेंशन होता है तो उसके अलावा ये क्या करता है, जो भी इसके ओपोनेंट रहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी लीडर रहते हैं उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेजता है। और वहाँ पे उनको मेनली कंसंट्रेशन कैंप में रहेगा तो उनका क्या होगा, उनका मौत ही होगा, ठीक है। वहाँ पे वो लोग डाइट करते हैं। अब देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को वो कंसंट्रेशन कैंप में भेजता है कम्युनिस्ट का करके, ठीक है। बहुत सारे विक्टिम्स भी पाए जाते हैं क्रॉस हिस्टर। उसके अलावा एक तो आपका ये हो गया जर्मनी पार्लियामेंट में आग, दूसरा वो ऑर्डर जो पास कराता है, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी को जो वो कंसंट्रेशन कैंप में भेजता है, चौथा आपका आता है इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट जब पास होता है तो इस्टेब्लिश कर देता है डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। क्यों, क्योंकि जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और जो ट्रेड यूनियंस थे उसको वो बैंड कर देता है एस्पेक्ट नाजी पार्टी, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टीज रहते हैं उसको वो बैंड कर देता है। उसके अलावा वो स्पेशल सर्विलेंस सिक्योरिटी फोर्स को इस्टेब्लिश करता है, जो ऐसे हो गया जिसको कि स्ट्रॉम ट्रूपर्स भी कहा जाता है, या फिर गैस्टोपे हो गया, यही गैस्टोपे रहता है जो कि हम्बल्ट को पकड़ के मृत्यु देता है, या फिर क्रिमिनल पुलिस हो गया, या सिक्योरिटी सर्विस हो गया। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो मेनली जो तीन थे हिटलर के समय में आर्मी, ये आपको दिखेगा। तो ये आपका जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये आपका जनरल पुलिस था, ठीक है। ब्राउन वाले स्ट्रॉम ट्रूपर्स थे, और ये वाले एसएस थे, ठीक है। एसएस रहते हैं। तो ये मेनली आपका पारा मिलिट्री वगैरह जो रहते हैं, ये वाला ब्राउन वाला पारा मिलिट्री रहते हैं, और ये मेनली जो ब्लैक वाला है ये हिटलर के पर्सनल बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका रेगुलर पुलिस रहता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो हिटलर क्या किया, हिटलर अभी हम लोगों ने देखा जब वो तुम्हारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कैसे हटाता है। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हटाता कैसे, वो पहला पहला तो ये करता है कि पार्लियामेंट, जो जर्मन पार्लियामेंट था, जर्मन पार्लियामेंट में आग लगाता। दूसरा दूसरा ये करता है, एक ऑर्डर पास करवाता है जो कि सिविल लाइफ को सस्पेंड करे। तीसरा जितने भी कम्युनिस्ट लीडर रहते हैं उसको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है कंसंट्रेशन कैंप में भेज करके।
चौथा वह क्या करता है, इनेबलिंग एक्ट पास कराता है, जिसके तहत वो क्या होता है, जिसके तहत जितने भी अदर पार्टी रहते हैं एक्सेप्ट नाजी पार्टी, उसको क्या कर देता है, बैन कर देता है। और पांचवा वो क्या करता है, सीक्रेट पुलिस, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में 3 तरह के, उसको ये इस्टेब्लिश करता है ताकि उसके काम इजी वे में हो सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सीक्रेट पुलिस गेस्टों पे रहता है, उसका मेन काम क्या रहता है, लोगों को ठिकाना लगा टॉर्चर चैम्बर में भेजता था या कंसंट्रेशन कैंप में भेजता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे हिटलर क्या करता है, हिटलर क्या करता है, डेमोक्रेसी को समाप्त करता है और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करता है। नाउ रिकंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। पहला इकोनॉमिकल रिकवरी जो हिटलर ने किया था, ठीक है, एक इकोनॉमिकल रिकवरी हो गया, और दूसरा उसका फॉरेन पॉलिसी। तो इकोनॉमिक रिकवरी में उसने क्या किया था, एक इकोनॉमिस्ट थे जिसको हेल्मर सैचे बोला जाता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कहाँ गया हेल्मर सैचे। तो उसने क्या किया था, नहीं ये नहीं, उसने क्या किया था, हेल्मर सैचे को अपॉइंट किया था एज ए इकोनॉमिस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ ये है हमारे हेल्मर सैचे, ठीक है, जिसको उसने एज ए इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया था। इसने क्या किया था, इसने 2 चीज़ रिकमेंड किया था, कैसे जर्मनी का डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक रिकवरी हो सकता है। तो इसने कहा था कि फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए ही जर्मनी का क्या हो सकता है, इकोनॉमिक रिकवरी हो सकता है। तो फुल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, तो इसने 2 चीज़ बनाया, एक तुम्हारा सुपर हाईवेज जो रोड्स थे, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये आपके जो रोड्स हो गए, ये मेनली आपके ये आपके जो रोड्स हो गए सुपर हाईवेज हो गए जो कि बनाया गया था, जैसा आप देख सकते हैं। दूसरा ये जो गाड़ी चल रहा है जिसको कि हम लोग वॉल्क्सवैगन कहते हैं, ठीक है, एक तो रोड्स हो गया, दूसरा ये गाड़ी जो आपको उस पर दिख रहा है जिसको कि वॉल्क्सवैगन कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्लानिंग कर रहे हैं। ये रहा आपका वॉल्क्सवैगन, ठीक है, ये रहा आपका हिटलर। तो यहाँ पे जो वॉल्क्सवैगन हो गया उसका डेवलपमेंट, वॉल्क्सवैगन जिसको पीपुल्स कार भी कहा जाता है, और सुपर हाईवे, इन दोनों के डेवलपमेंट्स के कारण ही क्या होगा, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे फॉरेन पॉलिसी। तो ये इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी में 2 चीज़ किया गया, एक आपका ये प्रोडक्शन किया गया, किसका सुपर हाईवे का और वॉल्क्सवैगन कार का। आगे हम लोग देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में क्या किया गया, फॉरेन पॉलिसी में पहला पुल्ड आउट कर लिया लीग ऑफ नेशंस से 1933 ने। राइनलैंड का जो एरिया था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये राइनलैंड का जो ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है, राइनलैंड का जो एरिया है उसको क्या किया गया था, इसको और रिकवर कर ली ऑक्युपाइड कर लिया गया था। उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया हंगरी का ये जो एरिया है उसको क्या कर दिया था, वन पीपुल वन एम्पायर के अंतर्गत इंटीग्रेट कर लिया गया था। साथ में स्टूडेंट लैंड का जो चेकोस्लोवाकिया है उसका भी एरिया को क्या कर लिया गया था, हिटलर अपने कब्जे में ले लिया था। परंतु हिटलर यहाँ पे नहीं रुकता है, वो उसका ख्वाहिश और बढ़ते जाता है। वो क्या करता है, वो आगे जा कर के पोलैंड को भी क्या करता है, अपने अंडर में ले लेता है। क्योंकि इसका मानना था कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो सकता है, जब हम लोग किसी और टेरिटरी को वो एक्यूमुलेट कर ले, दूसरे के टेरिटरी को क्या करें हम लोग छीन ले, तो उससे हमें क्या होगा, जल्दी हमारा इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी। यानी ये एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी पे ये ज़्यादा फोकस करता है अपने इकोनॉमिक एक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए।